अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum class. In the name of Allah Almighty, who is most merciful and magnificent. My name is Priya Iqbal and I hope so that you all are doing good. In our today lecture, we will discuss the exercise of the chapter number 2, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है डायलॉग, उसकी आज हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो उसकी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि मैं किस तरीके से करवा रही हूँ और आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। व्हाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया? कासिम सऊदी अरेबिया क्यों गया था? अब जो हमारे पास उसका आंसर है, हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन वर लिव्ड इन सऊदी अरेबिया, क्योंकि उसके वालिदैन सऊदी अरब में रहते थे। ही वेंट टू सी देम, वो उन्हें देखने गया था, पर्टिकुलरली खास तौर पर हिज मदर, अपनी माँ को, बिकॉज शी वाज इल, क्योंकि वो बीमार थी। हम लोगों ने जैसा कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में हम लोग चैप्टर में पढ़ा था कि कासिम सऊदी अरेबिया क्या करने गया था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर के लिए या उनको देखने के लिए गया था। उसके पेरेंट्स सऊदी अरेबिया होते हैं लेकिन वो उधर नहीं होता। वो अपनी माँ को देखने गया था क्योंकि वो बीमार थी। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग पूछ रहे हैं, व्हाई डिड कासिम केम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया? कासिम जो था वो सऊदी अरेबिया से वापस क्यों आया? His school had reopened after vacation and he had missed many important lessons. Moreover, he did not want to miss the exam, so that he came back from Saudi Arabia. उन्होंने हमसे सवाल किया है कि कासिम सऊदी अरेबिया से वापस क्यों आया था। पहले क्वेश्चन हम लोगों ने उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि वो गया क्यों था। हम लोगों से वजह पूछ रहे हैं जाने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने वापस आने की वजह पूछी है कि वो वापस किस वजह से आया था, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी तो वहीं पे थे। ठीक है, और वो वापस फिर क्यों आया, तो उन्होंने हमसे वजह पूछी है। तो वजह ये है कि उसके जो स्कूल थे वो रीओपन हो गए थे और सऊदी अरेबिया के विजिट की वजह से उसका पहले काफी मतलब लॉस हो गया था स्टडी में। अब वो नहीं चाहता कि उसका और लॉस हो, तो इस वजह से वो वापस आया कि वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, वो अपने स्टडी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टू सब्जेक्ट डज कासिम फाइंड टफ? कासिम को कौन से दो सब्जेक्ट ऐसे थे जो उसे मुश्किल लग रहे थे? तो कासिम को दो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहे थे, एक इंग्लिश और दूसरा मैथ। इंग्लिश एंड मैथ, these two subject कासिम फाउंड rather टफ। कासिम को ये दो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहे थे, लेकिन ये मोस्टली स्टूडेंट का यही इशू होता है कि उन्हें यही दो सब्जेक्ट मुश्किल लग रहे होते हैं। लेकिन इंग्लिश और मैथ इतना भी टफ नहीं होता जितना हम लोग उसे कंसीडर कर लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट की तरह अगर हम इनको भी ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं और इजीली हम लोग इनको कवर अप कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने सिलेबस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैज कासिम डिसाइडेड आफ्टर ही स्टडीज? कासिम ने अपनी स्टडी जो वो कर रहा था उसके बाद उसने क्या डिसाइड किया था कि वो आगे उसका फर्दर प्लान क्या है? डेफिनेटली हम लोग कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो हम लोगों को किस लिए कर रहे हैं, कि सिर्फ हमने नॉलेज गेन करना है, कि हमने लाइफ में कुछ बनना है, हम हमारा क्या पर्पज है स्टडी करने का, कि हम लोगों के कौन सी फील्ड में जाना है, हम लोगों ने लाइफ में अपनी में क्या करना है, हमारी लाइफ का एम क्या है। हर बंदे का कोई ना कोई एम होता है, तो डेफिनेटली उसका भी कोई एम होगा। तो वो पूछ रहे हैं कि कासिम अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद या मैट्रिकुलेशन के बाद उसने आगे कौन सी फील्ड में जाना था। उसने अब फील्ड चूज करनी है कि वो कौन सी फील्ड में जाएगा। वो अपने बिजनेस की तरफ जाएगा, वो एग्रीकल्चर में जाएगा, वो एमबीबीएस करेगा, वो इंजीनियर बनेगा, या वो बैंकिंग के फील्ड में जाएगा, एंड व्हाट्सोएवर। जैसे हर बंदे का अपनी अपनी डिफरेंट चॉइस होती है, तो कासिम अपनी चॉइस बता रहा है। कासिम डिसाइडेड दैट ही विल गो फॉर मेडिसिन इफ ही गेट्स गुड पोजीशन। कि कासिम को सोच रहा है कि वो मेडिसिन में जाएगा, मीन वो एमबीबीएस करेगा, वो डॉक्टर बनेगा अगर उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो। अदरवाइज ही विल गो इनटू बिजनेस और एग्रीकल्चर, नहीं तो वो एग्रीकल्चर और बिजनेस की फील्ड
चूज करेगा। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, जो उसका फर्स्ट नंबर पे है, वो ये है कि वो एमबीबीएस करेगा, वो बिजनेस, वो इस फील्ड में जाएगा। और सेकंड पे जो उसका ऑप्शन नंबर बी है, जो प्लान बी है, उसमें वो उसका एग्रीकल्चर और बिजनेस की फील्ड है। ये उसके प्लान बी में आ जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आजकल तो हम एमबीबीएस का मेरिट भी बहुत ज्यादा हो गया, आप लोगों को पोजीशन पे मैटर नहीं करता, बाय लक पे वैसे मैटर कर रहा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज कासिम अंकल थिंक दैट आवर इंग्लिश हैज टू बी गुड? कि कासिम का अंकल क्यों सोच रहा था कि जो हमारी इंग्लिश है वो अच्छी होनी चाहिए, कि कासिम के अंकल का क्यों ख्याल था? हम लोग पोस्ट मॉडर्न इरा में रह रहे हैं, और इस इरा में हम लोग, नो डाउट, हम लोग अब उस, वैसे तो हम इंडिपेंडेंट है, हम लोग इंडिपेंडेंट वाली लाइफ गुजार रहे हैं, बट इट इज नॉट ट्रुथ। हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। हम लोग मेंटली तौर पर अभी भी उन नॉर्म्स में, उन चीजों में अभी तक फंसे हुए हैं कि हम लोगों को इंग्लिश, जो बंदा बोल लेता है, जो इंग्लिश पढ़ लेता है, वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, नो ऑल दैट, इस तरह के सारे जो मिथ है इंसानों के हमने बना रखे हैं। तो इंग्लिश हमारी जरूरत भी है, no doubt. He know the importance role of English in our today life. He thought that whatever our plan for life or our English has to be good. कासिम का जो अंकल है वो ये सोचता है कि हमारी जिंदगी में हमारे कोई भी प्लान हो, हम कुछ भी करना चाहते हैं, हम कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम लोग बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं, हम लोग अपना कोई स्कूल ओपन करना चाह रहे हैं, हम लोग सीएसएस करना चाह रहे हैं, एमबीबीएस में जाना चाह रहे हैं, वट एवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ। लेकिन जो आप लोगों की जो इंग्लिश है, इंग्लिश की स्किल्स वो अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में भी आगे 4 स्किल्स आ जाती हैं। इंग्लिश, आप लोगों को इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, आपको इंग्लिश समझनी भी आनी चाहिए, कि जो बंदा बोल रहा है उसका मीनिंग क्या है, आप लोगों को उसको समझना भी चाहिए। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती होती हैं। तो डेफिनेटली उनको ये, अगर आपको इंग्लिश आती है, आजकल इंग्लिश डिमांड बन गई है हमारी सोसाइटी की। आप लोग कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं, इवन आप लोग टेक्नोलॉजी, जो हम लोग गैजेट्स यूज कर रहे हैं, हमारे लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, किसी भी ऐप पे हम लोग अकाउंट बनाते हैं, या हम बैंक में जाते हैं, उधर हम लोगों ने अपना अकाउंट बनवाना होता है। तो ईच एंड एवरी जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, वो किस में पूछ रहे होते हैं? इंग्लिश में पूछ रहे होते हैं। तो विदाउट इंग्लिश वी आर नथिंग, वी आर सपोज टू बी नथिंग विदाउट इंग्लिश। नो डाउट ये एक मीडियम है, एक कम्युनिकेशन का, सिर्फ जस्ट ए मीडियम है, कम्युनिकेशन है, बट फिर भी हम लोगों को इसमें स्किल्स होनी चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे इंटरव्यू इंग्लिश में लिया जाता है, आप लोगों को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। हम लोग किसी भी जॉब में जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली इंटरव्यू की बात हो रही है कि तो वो हम लोगों को उसमें अच्छा आना चाहिए। अदरवाइज फिर हम लोग गैजेट यूज कर रहे हैं, या हम लोगों को वैसे पढ़ा रहे हैं, कोई भी, आजकल तो सारी बुक्स भी वैसे ही इंग्लिश में है। तो इंग्लिश हमारी बेसिक नीड है, कोई भी चीज हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, आपको कामयाब होने के लिए, जो आप लोगों की आजकल के बेसिक नीड्स बन गई ऑक्सीजन की तरह, वो आपकी क्या है? इंग्लिश है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये हमारा पार्ट बी है, इसमें हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में आई थी उनको बहुत अच्छी तरह से करवा दिया है कि हैज और हैव का यूज किधर करना है। ठीक है, इधर उन्होंने हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोगों ने क्या करना है, हैज और हैव का यूज करते हुए, कि हैज किधर लगेगा, देन हैव किधर लगेगा, उसको लगा के देन हम लोगों ने सेंटेंस को कंप्लीट आउट करना है। ओके, तो हम लोग इसमें देखेंगे हैज और हैव का यूज करते हुए कि हम लोगों ने क्या लगानी है। और सबसे बड़ी बात, हैज और हैव ये हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, कि कोई भी बात जब कंप्लीट हो जाती है, या हम पोजेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं हैज और हैव का, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इसमें हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हैज किधर लगना है, देन हैव किधर लगना है, और इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगनी है। ओके, तो हमारा जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है दे। हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा किस चीज को देख के लगाते हैं? सब्जेक्ट को देख के, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, उसको हम लोग देख के हम लोग अपना क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को देन फिर हम लोग देख के कि वो कौन सा है, देन हम लोग उसमें फॉर्म देखते हैं कि हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। They dashed from England by plane just now.
जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, कि जैसे हम लोग कहेंगे, कोई भी हमसे पूछे कि जैसे हम लोग बाहर जा रहे होते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या हम लोगों ने किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो हमारे फेलोज या हमारे घर वाले हमसे पूछ रहे होते हैं कॉल करके कि आप लोग किधर हो, या हम लोग तो हम लोग पूछते हैं आई, हम लोग अभी अभी पहुंचे हैं, या अभी अभी हम लोग आए हैं, वी हैव जस्ट रीच नाउ। ठीक है, तो जस्ट का वर्ड यूज होता है कि अभी अभी कोई काम रिसेंटली या थोड़ी देर पहले ही हुआ हो, तो उसके लिए हम लोग जस्ट का वर्ड यूज करते हैं, जस्ट नाउ। क्या मतलब है, दे के साथ हम लोग क्या लगाए, दे प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे। तो हैव के साथ अराइव जो उन्होंने हम लोगों को एक सेकंड में दे दिया है, अराइव की जो थर्ड फॉर्म है वो हम लगाएंगे। अराइव फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म भी अराइव्ड है और इसकी थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड है। दे हैव अराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड बाय प्लेन जस्ट नाउ। वो अभी हवाई जहाज के जरिए इंग्लैंड से पहुंचे हैं, कि वो पहुंच गए हैं, इंग्लैंड से आ रहे थे। हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स नंबर 2 है, वी एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। तो थर्ड वन जो है हमारा है, सॉरी सेकंड में है, वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। तो वी है, तो वी के साथ भी हम लोग, वी प्लूरल है, तो इसके साथ भी हम लोग हैव लगाएंगे, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की। तो जो वॉच है वो फर्स्ट फॉर्म है, और जो इसकी सेकंड फॉर्म है वो भी वॉच्ड है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड है। वी हैव वॉच्ड एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। आज हमने फुटबॉल का एक पुरजोश मैच देखा है। आगे हमारे पास थर्ड आ गया, वो पहले हम लोगों ने एग्जांपल दी थी, अगर हम आगे देखने हैं, द क्लॉक डैश 5। दी क्लॉक, क्लॉक मतलब एक घड़ी की बात हो रही है, तो इसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे। स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब होता है कि उसकी जो थर्ड फॉर्म है स्ट्राइक की वो है स्ट्रक। द क्लॉक है स्ट्रक 5। अलार्म ने या क्लॉक ने 5 बजा दिए हैं। द गार्डनर द लॉन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टुडे। ठीक है, द गार्डनर जो माली है, द लॉन उसने लॉन को जो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टुडे, आज उसने बहुत दिनों के बाद क्या किया है, गार्डनर ने लॉन को क्या किया है, डेफिनेटली उसकी घास कट की है या उसकी सफाई की है या जो भी है। तो मो का वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है घास कट करने के लिए, जो उसके मशीनरी के साथ हम लोग यूज करते हैं उसके लिए मो का वर्ड यूज करते हैं, और गार्डनर के लिए भी हम वो मोर का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना, दी मोर, मो द लॉन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टुडे, हम लोग ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग इसका आएगा मो। तो मो इसकी जो है वो है फर्स्ट फॉर्म, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है मोन, MOWN। गार्डनर एक है, तो उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, उसके साथ हैज लगाएंगे। द गार्डनर हैज मो द लॉन आफ्टर लॉन्ग टाइम टुडे। उसने बहुत अरसे के बाद, माली ने आज बहुत अरसे के बाद लॉन की घास की कटाई की है। घास की कटाई करना जो पूरा प्रोसेस है उसको हमने एक वर्ड में समराइज कर दिया है, वो वर्ड है मो। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द गार्डनर, सॉरी, डैश यू एवर इन द रिवर, कि क्या तुम कभी भी रिवर में क्या किया तुमने, डेफिनेटली रिवर में या तो हम लोग स्विमिंग करते हैं या फिशिंग करते हैं, मछलियां पकड़नी है, या फिर हम लोगों ने स्विम करना है, या हम लोग कहते हैं कि तुमने कभी दरिया देखा है, इन सेंस में हम लोग, या तुम दरिया पे कभी गए हो। तो इन्होंने हम लोगों को पहले वो दे दिए हैं कि इनमें कौन सी वर्ड यूज होना है। स्विम, स्विम जो है वो इसका फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हम लोग इसमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हैव यू एवर स्वम इन द रिवर, क्या तुम कभी भी दरिया में तैरे हो। ठीक है, द मिल्क डैश सोर, सोर मीन होता है खट्टा हो जाना, वी कांट ड्रिंक इट। ठीक है ना, कि दूध क्या है वो खट्टा हो गया और हम लोग इसे पी नहीं सकते। अब दिस मिल्क इसके लिए हम लोग हैज का यूज करेंगे, और गो वेंट गोन, थर्ड फॉर्म हम गो की लगाएंगे। गोन सोर, दूध खट्टा हो गया है, वी कांट ड्रिंक इट, इसलिए हम इसको पी नहीं सकते। द बुचर ए काउ फॉर द मीट। ठीक है, द बुचर काउ फॉर द मीट, बुचर ए काउ फॉर द मीट। बुचर एक है, जो कसाई जो कसाब होता है वो एक है, तो उसके साथ हम लोग हैज लगाएंगे। स्लगटर फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी स्लगटर्ड।
द बुचर हैज स्लॉटर्ड ए काउ फॉर द मीट, कसाब ने गोश्त के लिए एक गाय को ज़िबा किया, कि गोश्त को हासिल करने के लिए, गोश्त के लिए उसने गाय को ज़िबा किया। आगे 7, ही डैश टू बुक्स दिस ईयर। ही है तो ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर के साथ हैज आएगा, ठीक है ना। तो पब्लिश्ड की तो पब्लिश है, पब्लिश की थर्ड फॉर्म पब्लिश्ड होगी, ही हैज पब्लिश्ड 2 बुक्स दिस ईयर, उसने इस साल 2 किताबें पब्लिश करवाई हैं या दो किताबें शाया की हैं। आई डैश नॉट जाहिद सिंस ही वाज 14, सिंस ही वाज 14। आप लोगों को सिंस और फॉर का वो एक ग्रामर के रूल्स हैं, हम लोग आगे किसी भी चैप्टर में इंशाल्लाह आएंगे तो मैं आप लोगों को इसका यूज भी बता दूंगी, लेकिन सरसरी से मैं आपको बता देती हूँ। सिंस एंड जो फॉर है ये हमारे सेंटेंस में हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोगों ने ड्यूरेशन को बताना होता है, टाइम ड्यूरेशन को बताना होता है। जब हम लोगों को टाइम ड्यूरेशन का पता होता है कि वो कब से स्टार्ट हो रहा है और कब जाके एंड हो रहा है, ठीक है ना, तो तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं सिंस। सिंस आप लोगों को ऐसे भी रिजेम्बलेंस आप लोग इसकी रख सकते हैं, या इसको परमानेंट याद करने के लिए काफी टाइम हम लोगों के माइंड से चीजें स्किप हो जाती हैं कि हम लोगों ने सिंस कहाँ पे लगाना है और फॉर कहाँ पे लेना है। सबसे जो अच्छी ट्रिक इसको याद करने के लिए वो है कि सिंस एस से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट भी जो वर्ड है वो एस से, तो सिंस जो वर्ड है वो भी एस से स्टार्ट हो रहा है और जो एस है वो भी मतलब स्टार्ट, और एस फॉर सिंस और एस फॉर स्टार्ट, मतलब जिसकी ड्यूरेशन का हम लोगों को पता हो कि वो कब से स्टार्ट हो रहा है तो हम तब यूज करेंगे सिंस। लेकिन जब हम लोगों को ड्यूरेशन और टाइम पीरियड का वैसे ना पता हो कि वो कब से स्टार्ट हुआ है और कब से खत्म हो रहा है, जैसे हम लोग बात करें कि वो 2 दिन से बीमार है, तो हम लोगों को नहीं पता वो कौन से 2 दिन से बीमार है, तो हम लोग वर्ड यूज करेंगे फॉर। और लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम लोग को यूज है कि वो मंडे से बीमार है, डेफिनेटली अब टाइम ड्यूरेशन पता चल गया है, या वो डेट मेंशन कर दें कि इस डेट से वो बीमार है, तो उसमें ड्यूरेशन पता चल गया कि वो इस दिन से बीमार है, या इस दिन से वो कोई काम कर रहा है, या इस दिन से वो प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, तो इट्स मीन हम लोग को टाइम ड्यूरेशन पता चल गया तो हम लोग सिंस का यूज करेंगे। इधर उन्होंने सिंस ही वाज 14, 14 मतलब टाइम बता दिया है कि उसने जब से वो 14 साल का हुआ है, ठीक है ना। 14 उन्होंने मेंशन कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है। तो आई है तो आई के साथ मैंने आपको बताया था, आई के साथ प्लूरल वाली जो होती है ना हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, और जो सी है वो फर्स्ट फॉर्म है और उसकी जो थर्ड फॉर्म है वो है सीन। जो फर्स्ट फॉर्म सी, सा और देन सीन। आई हैव नॉट सीन जाहिद सिंस ही वाज 14, जाहिद जब से 14 साल का हुआ है मैंने उसे नहीं देखा। एंड द नाइन्थ वन इज वी डैश द मैच। वी अब क्या है, वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या फॉर्म वर्ड यूज होंगी, डेफिनेटली हैव होगा। वी हैव, विन फर्स्ट फॉर्म है, हमने हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। एंड द लास्ट वन इज Nushin dash hunting and is now going to read a story book, ठीक है। नुशीन जो एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है, नेम है, नेम ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड एनीथिंग, ठीक है ना, तो उन्होंने नेम मेंशन किया है, ये नाउन है, तो ये नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, हैज लगता है, और हैज के साथ हम लोग वो वही यूज करेंगे उसकी थर्ड फॉर्म। नुशीन हैज फिनिश्ड हर knitting एंड इज नाउ गोइंग टू रीड ए स्टोरी बुक। नुशीन ने अपनी बुनाई का काम खत्म कर लिया है और अब वो कहानियों वाली किताब पढ़ने लगी है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको नेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे, और द नेक्स्ट वन इज और अब उन्होंने कलेक्टिव नाउन का हम लोगों ने इसमें करना है। आई थिंक सो मैंने आप लोगों को कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था, हम लोगों ने किया था स्टार्टिंग में चैप्टर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो मैंने हैज आपका भी इंट्रोडक्शन आपको ग्रामर का पोर्शन का दिया था, कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था, और जो भी चीजें थी उनको डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आपका रिवाइज भी हो जाएगा और मैं आप लोगों को अगेन एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है।
नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है, वो नाउन होता है। लेकिन जब हम लोग ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात कर रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ प्लेस एंड ग्रुप ऑफ थिंग्स, देन मीन इज कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। तो कलेक्टिव नाउन के लिए वर्ड जो होते हैं ना, वो स्पेसिफाई वर्ड यूज होते हैं, स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक वर्ड यूज होते हैं। डेफिनेटली जब हम एक क्राउड, जो वर्ड इन्होंने एग्जांपल दी है उसमें उन्होंने यूज किया है, क्राउड इज ए लॉट ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो जो क्राउड का वर्ड हम लोग जब यूज करेंगे तो हमारे माइंड में क्या बात आती है कि क्राउड का मतलब है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे बच्चे भी आ सकते हैं, उसमें बहुत सारी वुमेन्स, औरतें भी हो सकती हैं, और बहुत सारे मर्द भी हो सकते हैं। उनको जब हम लोग मिक्सअप करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, तो तब हम एक वर्ड यूज करते हैं, वो है क्राउड। और क्राउड को हम लोग क्या कहते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारी लड़कियों को, बहुत सारे मर्दों को और बहुत सारी औरतों को इकट्ठा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक वर्ड है, वो है क्राउड, ठीक है। और कल्ट्री इज ए लॉट ऑफ नाइफ, फॉर्क एंड स्पून। जब काफी सारे चम्मच, फॉर्क और नाइफ, छुरियों की बात हो रही होगी, तो तब हम लोग क्या यूज कर रहे होंगे, तब उनके लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो कल्ट्री है, ठीक है। या ऐसे मैं आप लोगों को कुछ और एग्जांपल भी देती हूँ, मतलब जो इधर मेंशन नहीं है उनके अलावा भी मैं आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग यूज कर रहे होते हैं क्राउड, हम लोग पीपल के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब लॉट ऑफ पीपल्स की, जब ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात हो रही है तो हम लोग कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं क्राउड, ठीक है ना। जब हम लोग बंच, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं उसकी हर्ड की, ठीक है ना, तो उसके में क्या होता है, लॉट ऑफ कैटल्स होती हैं, लॉट ऑफ, हम लोग स्पेसिफिक जो वर्ड हैं वो यूज करते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स को। फॉर एग्जांपल जब हम लोग एक ग्रुप ऑफ स्टार्स की बात करते हैं, कि बहुत सारे स्टार्स की बात कर रही हूँ, तो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं गैलेक्सी यूज कर रहे होते हैं, या क्लस्टर वर्ड यूज कर रहे होते हैं, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एक लॉट ऑफ स्टार्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। जब हम लोग बात करते हैं, तो जब हम लोग बात वर्ड एक यूज करते हैं टीम, ठीक है, तो टीम, पाकिस्तानी टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम, इंडिया की टीम। तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसमें एक प्लेयर नहीं होता, ठीक है, उसमें काफी सारे लोग होते हैं, तो उसके लिए हम लोग कलेक्टिव नाउन एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं जो होता है प्लेयर, ठीक है। जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं गैंग का, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ रोबर्स जो होते हैं, चोरियां करते हैं, उनका जो ग्रुप होता है उनके लिए हम लोग स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, वो होता है गैंग का, ठीक है ना। तो इधर उन्होंने आगे हम लोगों को और काफी सारी एग्जांपल्स दे दी हैं, जो उधर हैं उधर हम लोग उनकी बात करते हैं, कि बंडल्स ऑफ क्लॉथ इज ए लॉट ऑफ शर्ट्स, शलवार्स एंड ट्राउजर्स। जब बंडल ऑफ क्लॉथ्स की बात हो रही होती है, तो उसमें क्लॉथ्स जो होते हैं उसमें काफी सारी चीजें क्या आ जाती हैं, शर्ट्स आ जाती हैं, शलवार्स आ जाती हैं, दुपट्टा भी आ सकता है, ट्राउजर्स आ सकता है, स्टॉलर्स आ सकते हैं, कोई भी आइटम्स आ सकती है क्लॉथ की, ठीक है। और अब हम एग्जांपल इसकी देखते हैं, फर्नीचर। फर्नीचर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्नीचर किसका जो है कलेक्टिव नाउन है, उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं फर्नीचर में, हमारी चेयर्स आ जाती हैं, टेबल आ जाता है, बेड आ जाता है, सोफाज हो जाते हैं। इसमें फर्नीचर में टेबल वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, कोई जो भी हम लोग अपने घर में आप लोग देखते हैं सारी चीजें, वो इसमें फर्नीचर में, फर्नीचर एक वर्ड यूज किया जाता है कलेक्टिव नाउन, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। Poultry are a farm, a lot of hens, chicken and cooks. Cattle are a lot of cows, buffaloes and sheep. इसमें हैंस भी आ जाती हैं, ठीक है ना। काफी सारी जब काउज, बफलोज और शिप की बात करनी हो तो हम लोग कैटल का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। वो कैटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैटल इन सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कैटल एक जो सिंगुलर, कैटल एक खुद क्या है, कैटल एक खुद क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जब हमने स्टेशनरी की बात करनी हो, कि स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है ना, इट्स मीन उस पे क्या चीजें अवेलेबल हैं, उस पे पेन है, पेंसिल है, बैग है, ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी सॉरी स्कूल के रिलेटेड हम लोगों को चाहिए होती हैं, शार्पनर्स, रेजर, ईच एंड एवरीथिंग, पेपर, रजिस्टर, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, स्टेशनरी। स्टेशनरी एक सिंगुलर वर्ड है, लेकिन एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, पेंसिल आ रही है, पेन आ रहा है एंड पेपर आ रहा है, ये सारी चीजें उसमें आ रही हैं, ठीक है। ओके, ओके क्लास, आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आई होप सो दैट कि जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई हैं या जो मैंने ट्राई किया कि आपको समझ आ जाए,
मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी ना आई हो तो आई होप सो दैट कि आपको आ गई होगी। कि आप अगर ना आई हो तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग चीजें बाकी रह गई हैं वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे। चलें जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।